Okay, the stream probably has started. I would not repeat the same mistake, and this time I would ensure that. Okay, the stream probably has started. I would not repeat the same mistake, and this time I would ensure that. Okay, the stream probably has started. How's my voice now? How is my voice now? Is it better now? How is my voice now? Is it better now? How is my voice now? I wish there were a better way to go live instead of like testing my mic live. Thankfully, nobody watches my videos. Way to go live instead of like testing my mic live. Thankfully, nobody watches my videos. Okay, I'm done with testing mic. Now we would be testing desktop sound. आई थिंक आप इससे एग्री करते हो। अगर आप बात Okay, I'm करें done लार्जेस्ट with नंबर की, तो testing आप mic. बताइए लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। Now we would be इसको testing देखते हैं। तो अगर हमें कोई लार्जेस्ट, desktop sound. आई थिंक आप इससे एग्री करते हो। अगर आप बात Okay, I'm करें done लार्जेस्ट with नंबर की, तो testing आप mic. बताइए लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। Now we would be इसको testing देखते हैं। तो अगर हमें कोई लार्जेस्ट, desktop sound. तो आप बताइए लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई, सारे कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट। Yeah, things are working fine. I would turn off my audio now. Let's start. We temporarily stopped going through the book, and now we are going through the 6 hours blockchain tutorial. Um, I thought it would be wise to mix and match different sources. Though this is 6 hours, I think we can get it done fairly quickly if we increase this speed a little when there is a lot of redundance on what he's saying. एवरेज लगता है माइन करने में, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये टारगेट की ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए शुरू करते हैं। टारगेट को समझने से पहले अब हम लोग को पहले ये समझना होगा कि हेक्साडेसिमल नंबर समझते हैं। मैं समझ रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले ये समझना होगा, पहले वो समझना होगा, बट क्या करूँ, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे डेसिमल नंबर मैसेज देता है। अब जो क्यों है की बात करते हैं तो 9 तक तो बात वही रहती है, बट 9 के बाद जैसे आप 9 से आगे बढ़ते हैं तो 10 को हम हेक्साडेसिमल में डिनोट करते हैं, ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। तो यहाँ पे आप जो नंबर्स देख रहे हैं, यहाँ पे ए ई हो गया, एफ हो गया, तो आपको समझ में आ रहा होगा ई कुछ नहीं, सिर्फ और 14 है, एफ क्या है, वो एक 15 है। तो ये है हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स के किस तरह से, मतलब जो हमारा डेसिमल नंबर है वो किस तरह से हेक्साडेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पे मैंने शो कर दिया। तो इससे ज़्यादा और हेक्साडेसिमल नंबर कुछ भी नहीं है, मगर अगर आपको इसको और डिटेल में देखना है तो मैं यही कहूँगा कि आप एक बार गूगल सर्च करें, आपको बहुत अच्छे, या फिर वीडियोज़ आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। बट
ये इस कोर्स के हिसाब से मुझे लगता है इतना काफ़ी है समझना कि हेक्साडेसिमल नंबर्स एट द एंड, जो ये हेक्साडेसिमल, ये जो आप पूरा रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं 64 कैरेक्टर से, कुछ और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं जिसको हमने हेक्साडेसिमल के नोटेशन में रिप्रेजेंट किया है। आई होप ये चीज करने के लिए स्वागत है। और अब जैसे कि मैंने बोला था अपने पिछले वीडियो में कि हम लोग बिटकॉइन की टारगेट हिस्ट्री को इस वीडियो में देखेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टारगेट चेंज होते रहे थ्रू आउट, जब से बिटकॉइन आया और अब तक। तो क्या क्या टारगेट सेट होते रहे, इसको हम लोग आइए इस वीडियो में देखते हैं। ओके, तो हम आगे अपनी स्क्रीन पे आप देखते हैं कि क्या क्या टारगेट सेट हो चुके हैं अभी तक। तो 3 जैन को ये पर्टिकुलर टारगेट था, डेट टाइम सब कुछ मेंशन है यहाँ पे, और ये टारगेट देखिए करीब करीब टाइम तक सही सेम था, मैं जो देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे काफ़ी टाइम तक टारगेट सेम था। अच्छा, ये टारगेट कौन बेसिकली डिसाइड कौन कर रहा है कि टारगेट सेम होगा चेंज होगा, कौन डिसाइड कर रहा है बेसिकली? तो ये ऐसे मैंने बताया था कि एल्गोरिथम जो होती है हमारी, जो ब्लॉकचेन की एल्गोरिथम है जो बिटकॉइन के प्रोटोकॉल में वर्क कर रही है, वो डिसाइड करेगी बेसिकली कब कब टारगेट को चेंज करना है। और मैं आपको बता दूं कि जो जितना जल्दी, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई पर्टिकुलर नेटवर्क है, वो ब्लॉक माइन जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी करने लग रहा है, तो अगर वो पर्टिकुलर नेटवर्क ब्लॉक माइन को बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है तो उसके लिए डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया जाएगा इस तरह से, जब तक कि वो जो ब्लॉक माइन का जो प्रोसेस हो कम से कम ऑन एन एवरेज 10 मिनट्स ना ले। क्योंकि ऑन एन एवरेज 10 मिनट्स लेने का भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि सतोशी जी ने रखी थी, जो कि मैं अगले वीडियोस में कवर करूंगा। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से अगर नेटवर्क बहुत स्पीड में ब्लॉक को माइन करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो माइन करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि टारगेट को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सेट किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि नेटवर्क जो है उसको ऑन एन एवरेज ज्यादा टाइम लग रहा है किसी पर्टिकुलर मतलब ब्लॉक को माइन करने में, मतलब कि शुरू में अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क जैसे कि पहले उस समय अगर आप देखेंगे शुरू शुरू में तो उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग बिटकॉइन को जल्दी जल्दी माइन कर सकें, तो उस टाइम पे क्या था टारगेट। So there is a relation between. Am I still audible? Hello. Possibly I'm audible. So there is a relation between the difficulty level and target. Sorry, difficulty level and the time taken to mine a block. So the target with time is increased or decreased. This might have been said in the video once, but I missed it. But something or the other is being done, and depending on that, the target keeps the mining time at least 10 minutes. Time around 10 minutes for each block. So my question is, if the target was not target were not adjusted, then would the mining time have increased or decreased? वजह है जो कि सतोशी जी ने रखी थी, जो कि मैं अगले वीडियोस में कवर करूंगा। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से अगर नेटवर्क बहुत स्पीड में ब्लॉक को माइन करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो माइन करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि टारगेट को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सेट किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि नेटवर्क जो है, According to him, the network would start mining the blocks faster uh, if the target is not changed.
उसको ऑन एंड एवरेज ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी पर्टिकुलर मतलब ब्लॉक को माइन करने में। मतलब कि शुरू में अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क जैसे कि पहले उस समय अगर आप देखेंगे शुरू में तो उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग बिटकॉइन को जल्दी जल्दी माइन कर सकें। तो उस टाइम पे क्या था, टारगेट को थोड़ा इस तरह से रखा गया कि लोग जल्दी रीच कर पाएं। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इनहैंस हुई, जैसे जैसे जीपीयूज आए, तो उस केस में क्या हुआ, हमने टारगेट को एल्गोरिथम ने क्या किया, जल्दी जल्दी बढ़ा दिया, ताकि अगर टारगेट वो मतलब थोड़ा अगर हाई नहीं रखेंगे तो जल्दी जल्दी लोग और सारे लोग क्या करेंगे, ब्लॉक को माइन करना स्टार्ट कर देंगे। This I'm not sure if he's correct or not. He's saying that the speed of mining a single block increased because the level of hardware increased. Is it the level of hardware or more nodes and peers joined the network? So this is another question. If the time to mine a block decreases, then what is the reason for that decrease? जो कि बहुत दिक्कत कर सकता है। क्या दिक्कत करेगा वो मैं डेफिनेटली कवर करूंगा आने वाली वीडियोस। बट इसीलिए ये जो टारगेट है ये हमारी एल्गोरिथम अपने हिसाब से सोच समझ के डिसाइड करती है। तो ये बहुत सारे मैंने यहाँ पे नोट किया और इन सबको इग्नोर करेगा। एक्चुअली आई डोंट नो ये एक्सेल ने क्यों कन्वर्ट कर दिया इनको साइंटिफिक नोटेशन में, आई डोंट नो, बट इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे है बेसिकली, यहाँ पे भी है टारगेट्स। तो ये देखना कई कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टारगेट आने लगे यहाँ। क्योंकि एक्सेल सोच रहा है कि वो नंबर है। ओ वो नंबर था। ओके, तो जिन ब्लॉक्स में डिजिट्स है एक्सेल ने उनको स्ट्रिंग समझ लिया और वैसे ही रहने दिया। बट जिन ब्लॉक्स में जो मिनिमम हैश है उसमें सारा कोई हेक्साडेसिमल है पर फिर भी सारा डिजिट में ही है, तो एक्सेल ने उसको समझ लिया कि वो नंबर है, सो इट हैज़ कन्वर्टेड इट इनटू साइंटिफिक नंबर नोटेशन। यहाँ पे और टारगेट में आप देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जा रहे हैं आते आते। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस जो शुरुआत के हैं, जैसे हम लोगों ने अपने एग्जांपल में थे 4 जीरोस, बेसिकली इन्होंने बहुत सारे जीरोस लिए हैं और ये क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आप देखेंगे डेट आगे बढ़ रही है, ब्लॉक्स आगे बढ़ रहे हैं, तो ये टारगेट के जो नंबर ऑफ जीरोस हैं जो शुरुआत की वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पर ऐसा करने की भी एक वजह है जो कि हम लोग आई थिंक कवर अप करेंगे जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग माइनिंग डिफिकल्टी की बात करेंगे। तो मैं एक वीडियोस में पोस्ट करूंगा तो उस पर मैं बताऊंगा कि क्यों ये जीरोस का क्या लेना देना है। थोड़ा वहां पे मैं मैथमेटिकली इसको प्रूव करूंगा कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस क्यों। As time passes, the number of zeros in front of the hash is increasing. So what I understood from previous video is the hash itself is set to a lower number. This I'm not sure. A lower number or a higher number. Increase in zeros in at the start of the hash. Does it mean that the target is being set lower or higher? I would guess probably lower, because yeah, of course, adding zero in front of a number means you're looking for a lower number. इन सारे टारगेट्स को चूज किया गया होगा। तो आई थिंक ये आप देख रहे होंगे बहुत ही सारे हैं एक्चुअली में ये। तो आइए देखते हैं रिसेंटली, तो 13 जून को, वाओ दैट्स ग्रेट, कुछ दिन पहले ही मतलब कुछ हफ्ते पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी ये एक वीक 1 वीक हुआ आई थिंक, तब ये टारगेट सेट हुआ है और अभी तक ये टारगेट मतलब चल रहा है। तो दैट्स ग्रेट, आई बिलीव ये बड़ा अच्छी चीज़ लग रही होगी, इट्स एक्साइटिंग आई बिलीव। ओके, तो आइए अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं एक बोनस अपडेट रखा है, वो बोनस ये है कि आइए देखते हैं क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं। ये आप देखेंगे मैंने एक वेबसाइट है, मैं इसका नाम बता देता हूँ आपको, gettyimages.in करके है, ऑब्लिक फोटोज ऑब्लिक बिटकॉइन माइनिंग, मैं डेफिनेटली पोस्ट कर दूंगा यूआरएल का। तो ये देख रहे हैं ये सब क्या है, बिटकॉइन को माइन करने की टेक्नोलॉजीज हैं। बहुत बढ़िया है मुझे लग रहा है। ओके, यहाँ तक ही है, मुझे लगता है ये यहाँ पे इन्होंने फ्री स्टॉक फोटोज दी हुई हैं, तो मुझे ये देखी तो मैंने आपको दिखा दूँ। देख रहा हूँ कि कितनी ब्यूटीफुल ये सब टेक्नोलॉजीज है। बहुत इसके बारे में भी एक लेक्चर है, मैं बता दूँ, ये हम लोग कवर करेंगे जहाँ पे मैं जीपीयूज के बारे में, सीपीयूज के बारे में, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है इस समय बिटकॉइन को माइन करने की, उसके बारे में बात करूँगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल आई बिलीव, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख रहे हैं। This this we also can do. We can let us add this into a to do. New, sorry, not new. Hardware used for mining. मतलब वाओ दैट्स ग्रेट, ये देखिए मतलब एक पूरा रूम है और चाइना में, अभी तो शायद आई थिंक क्रिप्टो करेंसी चाइना में बैन हो गई है, बट आप सर्च करेंगे तो चाइना में तो उससे बड़ी बड़ी माइंस हैं। मतलब पूरा पूरा एक एरिया उन्होंने फिक्स किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की माइनिंग को लेकर। ओके, तो आप भी इसे चेकआउट करिए, आई थिंक ये बड़ा ही कूल है। स्वागत है।
अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या डिफरेंस है सीपीयूज, जीपीयूज और एसकीज में, जो कि टेक्नोलॉजीज हैं जो माइनर्स यूज करते हैं माइन करने के लिए। तो आइए पहले इन सब चीज़ों को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि हमने हाउ माइनिंग वर्क्स वाली वीडियो में क्या पढ़ा था। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में से काफी आसानी हो, वरना मैं एक समराइज व्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने पढ़ा था हाउ माइनिंग वर्क्स वाली वीडियो में कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नॉन्स को जनरेट करके माइनर्स डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, हैश को जनरेट करते हैं, और फिर एक पर्टिकुलर नॉन्स जो मतलब वो ऐसा कोई नॉन्स को जनरेट कर पाते हैं जिसके थ्रू वो टारगेट को हिट कर पाते हैं, मतलब कि वो एक ऐसा हैश जनरेट कर पाते हैं जो टारगेट के नीचे है। तो माइनर्स का बेसिकली काम क्या होता है? माइनर्स का बेसिकली काम यही होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट नॉन्स को जनरेट करें, जिसके थ्रू वो क्या कर पाते हैं, एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट हैशेस जनरेट कर पाते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट माइनर्स को जो मेनली जो सॉल्व करना होता है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, वो यही है कि उनको डिफरेंट हैशेस जनरेट करना है और एक ऐसा हैश जनरेट करना है जो कि टारगेट के नीचे आ जाए। तो उन्होंने क्या होता है, वो एक मतलब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उनको विनर घोषित कर दिया जाता है। अब इस चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करना वो ये है कि कौन सा माइनर सबसे पहले कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से हैशेस को जनरेट कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि एक माइनर है जो कि 1 सेकंड में 5 हैशेस को जनरेट कर रहा है, तो उसके पास चांसेस यही है कि 1 सेकंड में वो 5 अलग-अलग हैशेस को जनरेट करेगा और चेक करेगा कि वो टारगेट के नीचे है कि नहीं। बट वहीं पे एक दूसरा माइनर है जो कि 1 सेकंड में 10 हैशेस को जनरेट कर रहा है, तो उसके पास चांसेस क्या है कि वो 1 सेकंड में 10 हैशेस को जनरेट करेगा और चेक कर पाएगा कि वो टारगेट के नीचे है कि नहीं है। तो आपको सोचिए कि जो माइनर जो सेकंड माइनर है उसके पास ज्यादा चांसेस है टारगेट को हिट करने के एज कंपेयर टू वो माइनर जिसके पास सिर्फ 1 सेकंड में 5 हैशेस जनरेट हो रहा है, क्योंकि माइनर क्या करता है 1 सेकंड में 10 हैशेस जनरेट कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है, तो उसके पास ज्यादा चांसेस है कि वो टारगेट के नीचे आ पाए और सेकंड माइनर की विनिंग के चांसेस सीधी सी बात है ज्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी विनिंग की ज्यादा है। तो इसीलिए माइनर्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करना वो ये है कि कौन सा माइनर सबसे पहले कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से हैशेस को जनरेट कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि एक माइनर है जो कि 1 सेकंड में 5 हैशेस को जनरेट कर रहा है, तो उसके पास चांसेस यही है कि 1 सेकंड में वो 5 अलग-अलग हैशेस को जनरेट करेगा और चेक करेगा कि वो टारगेट के नीचे है कि नहीं। बट वहीं पे एक दूसरा माइनर है जो कि 1 सेकंड में 10 हैशेस को जनरेट कर रहा है, तो उसके पास चांसेस क्या है कि वो 1 सेकंड में 10 हैशेस को जनरेट Okay, so this is another. It is said that the nonce is selected with a trial and error algorithm. So my question was, isn't there a better algorithm than just trial and error to find a lower hash? I mean, people haven't yet figured something out. That's interesting. I mean, if that is true, and there's the only way to find a nonce to achieve the target is just trial and error, then the hashing power or the computational power of the computer, which is probably the CPU and CPU itself. Oh, sorry, yeah, GPU in this case. This is also interesting. Why do we use GPUs? Why do we use GPUs to mine blocks? So once we complete our viewing the whole 6 hours, then we would explore all this. We would probably sit and sort all our to-dos into urgent and important on the basis of these two criteria, so that we can take up one to-do and start working with it. करेगा और चेक कर पाएगा कि वो टारगेट के नीचे है कि नहीं है। तो आपको सोचिए कि जो माइनर जो सेकंड माइनर है उसके पास ज्यादा चांसेस है टारगेट को हिट करने के एज कंपेयर टू वो माइनर जिसके पास सिर्फ 1 सेकंड में 5 हैशेस जनरेट हो रहा है, क्योंकि माइनर क्या करता है 1 सेकंड में 10 हैशेस जनरेट कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है, तो उसके पास ज्यादा चांसेस है कि वो टारगेट के नीचे आ पाए और सेकंड माइनर की विनिंग के चांसेस सीधी सी बात है ज्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी विनिंग की ज्यादा है। तो इसीलिए माइनर्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं वो हैश जनरेट करने के लिए, और वो जिस डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं उनकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट हैश रेट होते हैं। जैसे जब शुरू शुरू में बिटकॉइन आया था तब जो माइनर्स यूज करते थे वो थे सीपीयू जो हमारे नॉर्मली जो हम लोग अपने सिस्टम यूज करते हैं और जो कि बहुत तरह के ऑपरेशंस करते हैं, लाइक अलग अलग ऑपरेशंस के लिए सीपीयू बनाया जाता है, मतलब उनको एक स्पेशलाइज्ड मतलब मैं कहूंगा पर्पस में होता है। वो क्या है, वो हमारा मतलब सिस्टम भी चला रहे हैं, म्यूजिक भी चल रहा है, गेम भी चल रहा है और उसी पे लेट्स से हम लोग माइनिंग भी कर रहे हैं। तो इसीलिए जो सीपीयू का अगर आप माइनिंग रेट देखेंगे तो वो होता है लेस देन 10 मेगाहर्ट्ज, मतलब कि 10 मिलियन हैशेस पर सेकंड से भी इनका जो माइनिंग रेट है वो कम होता है, मतलब 1 सेकंड में 10 मिलियन हैशेस को जनरेट कर पाए। आपको लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा है, बट सच बता रहा हूं आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे ये बहुत ही कम है और आज माइनर्स इसका यूज करते भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया हमारे जीपीयूज। जीपीयूज में क्या देखा गया, तो जीपीयूज में जो था माइनिंग रेट वो था 1 गीगाहर्ट्ज, सॉरी हर्ट्ज में मुझे बार बार निकल जा रहा है, पता नहीं क्यों फिजिक्स ज्यादा पढ़ लग रहा है। बेसिकली जो जीपीयूज है उसका जो माइनिंग रेट दिया गया है वो क्या 1 गीगा हैशेस पर सेकंड। अब ये 1 गीगा हैशेस पर सेकंड का मतलब क्या है कि 1 बिलियन हैशेस पर सेकंड, जस्ट थिंक ये कहां पे था 10 मिलियन पे और ये है 1 बिलियन हैशेस पर सेकंड को ये जीपीयूज जनरेट कर पा रहे थे। तो इसीलिए फिर माइनर्स ने जीपीयूज को अडॉप्ट किया। बट जीपीयूज का भी क्या है कि जीपीयूज भी एक स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए यूज होते हैं, बट उनके अलग अलग यूजेस भी हैं, जैसे कि वो मैट्रिक्स को सॉल्व करने या फिर हमारे सिस्टम में भी जीपीयूज होते हैं, कुछ कुछ हमारे ग्राफिक्स को दिखाने के लिए भी जीपीयूज का यूज किया जाता है। तो उनका भी कोई पर्टिकुलर मतलब सिर्फ हैश जनरेट करने के लिए जीपीयूज को यूज नहीं किया जाता। तो इसीलिए इनका माइनिंग रेट आप देखेंगे तो डेफिनेटली सीपीयू से ज्यादा है और जीपीयू ने सीपीयू को रिप्लेस भी कर दिया। बट तभी 2014 में आया ऐसे। अब ये ऐसे जो आया ये टेक्नोलॉजी आप देखेंगे तो इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे माइनिंग रेट ये है 1000 गीगा
इस बार बोलूंगा हैशेस यहाँ 1000 गीगा हैशेस पर सेकंड, मतलब कि 100,000 ऑफ बिलियन। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये 2014 के स्टैटिस्टिक्स है, मतलब कि ऐसे इससे कहीं ज्यादा समय आगे बढ़ चुका है। मतलब इसमें ये एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं 1 ट्रिलियन के अराउंड है ये नंबर, और अभी ऐसे जो आ रहे हैं वो कम से कम 10 ट्रिलियन के भी आगे हैशेस को पर सेकंड जनरेट कर पा रहे हैं। मतलब इतने पावरफुल हो चुके हैं ऐसे इस पर्टिकुलर टाइम पे। और माइनर्स आजकल जो बड़े बड़े माइनर्स है, जो बड़ी बड़ी पूल्स है, हमारे माइनिंग पूल्स है, जब उन सबको मिलाते हैं तब जाके कुछ इस तरह का नंबर हम जनरेट कर पाते हैं। तो ऐसे इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि आई है हमारे बिटकॉइन के मतलब इस एरा में। तो आइए इसको देखते हैं वेबसाइट पर चलिए किस तरह से टेक्नोलॉजी दिखती है। ओके, तो हम आ गए हमारी ईबी की वेबसाइट पर। अब मैं आपको यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ वो क्या है, यहाँ पे मैं जीपीयूज का दिखा रहा हूँ। डेफिनेटली ये जीपीयूज यहाँ पे रैक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे जीपीयूज, 8 जीपीयूज लगे हैं। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आप ध्यान से तो कितने प्यारी तरीके से यहाँ पे जीपीयूज को लगाया गया है, कम से कम। Even I used to read gigahertz before. Now I understand that it is giga hashes. So, what for how many giga hash? So MH would, if MH is mega hash, which I would consider is how many kilo hash would be 1000 hash. Mega MB would be 100 kilo hash. So 1000 into 100 is 100,000, or a lakh hash every second. Giga would be Giga would be 10 lakhs, 1 crore, 10 crore hashes every second. How much is 10 giga hash per second? These are like questions. We should put it somewhere else. Didn't we have a section called questions? We did not. Interesting. 8 जीपीयूज हैं यहाँ पे। आइए इसकी डिफरेंट इमेजेस भी देखते हैं, तो दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पे, राइट। तो ये देखें, ये सब जीपीयूज है, ये इसका रैक मतलब इसमें जीपीयूज रखने के लिए है बेसिकली। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये। तो 8 जीपीयूज मतलब यूज करते हैं, मतलब आज डेफिनेटली मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसे सब लोग तरह के माइनर्स यूज नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये बहुत ही कॉस्टली होता है। तो आज कई सारे माइनर्स जीपीयूज पे भी रिलाई कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर माइनर्स जीपीयूज पे रिलाई कर रहे हैं। कुछ ही माइनर्स होंगे, मतलब कुछ इन द सेंस कुछ परसेंटेज ऑफ माइनर्स होंगे जो ऐसे पे भी रिलाई करेंगे, बिकॉज़ बहुत ऐसे बहुत ज्यादा कॉस्टली है इस टाइम पे। तो ये हमारे देख रहे हैं जीपीयूज, तो है ये हमारा जीपीयूज में 8 जीपीयूज लगे हुए हैं इसमें बेसिकली। और आइए अब देखते हैं हमारा एसिक जो है। तो ये देखिए, ये हमारी एसिक टेक्नोलॉजी है। तो ये एक यूएसबी ड्राइव के फॉर्म की है, और इसका अगर आप हैश रेट देखेंगे तो 330 मेगाहर्ट्ज है। मेगाहर्ट्ज की मैं बाबा हर्ट्ज बोल रहा हूं, फिजिक्स ज्यादा पढ़ ली मैं बता रहा हूं ना। बेसिकली 330 मेगा हैशेस पर सेकंड है ये। तो ये देखें, ये इनका है, बट ये 330 से कंफ्यूज होंगे। ये सिर्फ एक मतलब एक ऑर्डिनरी एसिक कहूंगा मैं इसको। आइए थोड़ा और एनहांस वर्जन देखते हैं। तो ये देखिए हमारे स्क्रीन पे, ये है इसका थोड़ा एनहांस वर्जन। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 14 ट्रिलियन हैशेस पर सेकंड ये जनरेट कर सकता है। कॉस्ट भी देखिए जरा, ये मैं इंडिया रुपीस के हिसाब से देखेंगे तो 1,13,779 रुपीस, जो कि काफी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है आई बिलीव। तो ये देख रहे हैं आप, वाओ दैट्स वंडरफुल। आप भी चेक करिए, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी देखने बड़ी अच्छी है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइनिंग पूल। तो आइए शुरू करते हैं। तो माइनिंग पूल क्या है? तो माइनिंग पूल के समझने से पहले हम लोग ये देखना चाहिए नॉर्मल नेटवर्क में जो माइनर्स होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इसके पिछले वीडियो में हमने देख भी लिया कि वो कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं माइन करने के लिए। अब लेट्स से ये मान लीजिए कि हमारा एक नेटवर्क है जहां पे कई सारे माइनर्स हैं, ठीक है? और सारे माइनर्स क्योंकि लेट्स से बहुत ही अपने-अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके पास जो सिस्टम है, जो वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो भी बड़ी नॉर्मल तरह की टेक्नोलॉजी है, बहुत हाई-फाई टेक्नोलॉजी वो यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब जो भी उनके पास होगा आज की वो यूज भी करेंगे तो बहुत ही मतलब लो कॉस्ट का, लो बजट का, बिकॉज़ सब उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सारे माइनर्स इसी पे यूज कर रहे हैं। बट क्या हो जब इसी नेटवर्क में कुछ बड़े-बड़े माइनर्स आ जाएं, कुछ ऐसे माइनर्स आ जाएं जिनके पास बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, जो मतलब पूरी-पूरी माइन उन्होंने एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी है लेट्स से, जहां पे वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, बिटकॉइन माइनिंग का। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जितने भी ये सारे माइनर्स हैं वो डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। रीजन बहुत ही सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि जिस माइनर के पास ज्यादा हैशिंग पावर होगी, जो जल्दी हैश क्रिएट कर पाएगा, उसके पास ज्यादा चांसेस होंगे टारगेट के नीचे पहुंचने के और टारगेट को हिट करने के एकदम सही तरीके से। और जिसके पास हैशिंग पावर कम है वो डेफिनेटली उसको चांसेस उसके कम हो जाएंगे। तो जो हमारे बड़े-बड़े माइनर्स हैं जो कि अब ऑपरेट कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क, तो इनके पास अब क्या हो जाएगा, ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। और ज्यादा चांसेस क्या, क्योंकि इनके पास हैशिंग पावर ज्यादा है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही जीतेंगे, और ये जितने माइनर्स होंगे उनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि माइनर्स ऑपरेट क्यों कर रहे हैं, जब यही माइनर्स को ऑपरेट करना है और यही सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, आप न्यूज़ सुनते हो, तो इसमें एलन मस्क ने इसी चीज के लिए कहा था कि बिटकॉइन में जो माइनिंग हो रही है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो बड़े-बड़े प्लेयर्स आ गए हैं हमारे इंडस्ट्रीज में, तो वो क्या करते हैं, वही पूरी माइनिंग करते हैं और पूरा प्रॉफिट लेके चले जाते हैं। अब ये चीज तो है, वो तो डेफिनेटली है, बट इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन क्या था, वो ये था कि माइनिंग पूल्स को एक्टिवेट करना। अब ये माइनिंग पूल्स क्या करते हैं, डेफिनेटली ये अकेले ये जो माइनर्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं है, बट वो क्या करते हैं, एक पूल ऑफ नेटवर्क बनाते हैं, जहां से वो क्या करते हैं, एक साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उनके पास जो पहले हैशिंग पावर किसी एक माइनर की 1 थी, अब वो एंटायर नेटवर्क हो गया, तो ये कम से कम हैशिंग पावर होगी 4 की। तो इसलिए क्या होता है कि ये जब माइनिंग पूल्स बन जाते हैं तो वो क्या कर पाते हैं, वो कम्पीट कर पाते हैं बड़े-बड़े माइनर से। तो ये एडवांटेज होता है माइनिंग पूल्स का। दूसरा एडवांटेज जो माइनिंग पूल्स का है वो ये है कि इस माइनिंग पूल में जो हेड होता है, जैसे अगर आप और हम एक नॉर्मल माइनर हैं। Now my question is, if there is a pool and that pool is able to add the block to the blockchain. Another question, sub question. So is the pool just validating transaction in a block and creating a block, or validating a block and adding it to the blockchain? I thought one peer would validate, create. I'm not sure. I'm not sure. Okay, that was the sub question. What was the actual question? Yeah. So actual question was, once the block is added or one block is created, when is the reward anyway given, when the block is created or block is added to the blockchain? And once the reward is given, is it equally divided into all peers of the
pool, or it is divided on the basis of the hashing power of a single peer. और जिसको ज़्यादा पता नहीं है बिटकॉइन के बारे में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इन माइनिंग पूल का हिस्सा बन सकते हैं। इस माइनिंग पूल का हिस्सा बनने पे होता है कि वो थोड़ी बहुत फीस लेते हैं ट्रांजैक्शन, जो कि मतलब जो सॉफ्टवेयर ये दे रहा है, लेट्स से कोई भी अथॉरिटी जो सॉफ्टवेयर दे रहा है आपको कि आप हाँ एक माइनिंग पूल का हिस्सा बन सकते हो, वो थोड़ी बहुत एक फीस लेते हैं, बहुत ही मिनिमल अमाउंट की ब्लॉक मतलब बिटकॉइन के टर्म्स में। और आपको क्या मिल जाता है, कोई भी कोई भी सैलरी नहीं ले जाती आपके साथ, हाँ मुझे क्या करना है कैसे करना है, वो सब क्या करते हैं कि माइनिंग पूल्स पूरा देखते हैं। आपको बस एक चीज़ करनी होती है, और वो है अपना सिस्टम चला देना होता है और हैशिंग करना शुरू कर देना होता है, इधर से हैशिंग करके उसे छोड़ देना होता है, वो अपना हैश करता रहता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है माइनिंग पूल में वर्क करने का। तो आपके चांसेस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका सैलरी भी सारा खत्म है, क्योंकि ये सारा कौन ध्यान दे रहा है, ये जो है सॉफ्टवेयर अपना समझ रहा है, आपको कुछ भी इसमें ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा सबसे अच्छी चीज़ है वो ये होती है कि जो माइनिंग रिवॉर्ड्स होते हैं, ये जो हमारे माइनिंग सॉफ्टवेयर वो क्या करते हैं, अब ऐसा तो है कि लेट्स से ये नेटवर्क ने या फिर इस नेटवर्क ने कोई पर्टिकुलर रिवॉर्ड हासिल किया, उसने क्या किया, इस नेटवर्क ने क्या किया, एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को एक पर्टिकुलर ब्लॉक को माइन कर लिया, तो क्या सारे लोगों को इक्वल रिवॉर्ड दिया जाएगा, सारे लोगों को इक्वल रिवॉर्ड मिलेगा? नहीं होगा। क्या जिसने भी लेट्स से इस माइनर ने कोई ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड किया, तो इसको क्या मिलेगा, जितनी इसने हैशिंग पावर यूज की है उसी के हिसाब से इसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसी के हिसाब से इसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, मतलब सबको अपनी अपनी हैशिंग पावर के अकॉर्डिंग क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड दिए जाएंगे। इसको एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं, लेट्स से कोई लॉटरी है जहां पे लेट्स से टिकट 100 रुपीस है, आपने जो है 30 रुपीस लगाया, आपके दोस्त 70 रुपीस लगाया, अगर बाई चांस आप उस 100 रुपीस की लॉटरी को जीतते हो तो डेफिनेटली होगा क्या, मतलब उस 100 रुपीस का कूपन आपको लेट्स से 200 रुपीस मिलता है, तो क्या होगा कि आप उसी इक्वल रेशियो में क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे, क्योंकि आपने 30 रुपीस दिए और आपके दोस्त 70 रुपीस दिए, तो डेफिनेटली 70 रुपीस के हिसाब से उसको प्रॉफिट दिया जाएगा और 30 रुपीस के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो इसी तरह से हमारे जो ये माइनिंग पूल पूरी तरह से वर्क करते हैं। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है जो माइनिंग पूल हमारे करते हैं वो ये करते हैं कि जो अब एक चीज सोचिए कि अगर सारे माइनर जो इस नेटवर्क में वो सिर्फ एक ही मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वेस्ट होगी पावर, क्योंकि भाई ये भी वही सॉल्व कर रहा है, ये भी वही सॉल्व कर रहा है, ये भी वही सॉल्व कर रहा है, ये भी वही सॉल्व कर रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, माइनस क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो कहता है ठीक है तुम जो तुम 0 से लेकर 99 की नॉन चेंज पे चेक करो और हैश को जनरेट करो, तुम जो वो 100 से 101 के बीच में चेक करो। तो इससे क्या होता है, सबके पास क्या होता है, अलग अलग नॉन्स होते हैं, तो सब अलग अलग हैश जनरेट करते हैं, तो ये क्या होता है कि मतलब जो कंबाइंड वे में सब अलग अलग क्या करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, और जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लेता है वो विनर हो जाता है, और पूरे जो माइनर ब्लॉक है, पूरे जो हमारी माइनिंग पूल है उसको अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इससे ये होता है कि कोई एक ही प्रॉब्लम पे चार लोग काम नहीं कर रहे, सब अलग अलग प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, तो कोई भी डुप्लीकेसी जैसी चीज नहीं होती है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आइए इसको आप एग्जांपल के थ्रू एक वेबसाइट में, ठीक है, तो हम लोग आ गए अपनी blockchain.com वेबसाइट पे, इसको जरूर से चेक करिए, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और अब हम लोग आएंगे यहाँ पे और इस पे जाएंगे चार्ट्स पे, ओके, और चार्ट्स पे जाने के बाद इसको नीचे आइए, एंड हियर इट इज हैश डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैश रेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे दिखाया गया, मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूट है हमारा हैश रेट ऑल ओवर, मतलब जहाँ जहाँ ये माइनिंग हुई है। और देखेंगे अननोन अभी आई थिंक गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये कोई माइनिंग पूल है जिसके पास इतना ज्यादा हैश रेट है, जो इतना ज्यादा हैश रेट कवर कर रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट माइनिंग पूल्स हैं, एफटी पूल, एंड पूल, वाईबीटीसी पूल, एंड तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनिंग पूल, और सबका यहाँ पे हैश रेट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अच्छा, एक बार आपके सामने ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अगर ये जैसे इसका हैश रेट सबसे ज्यादा है तो चांसेस अच्छी बात है ना, इसी वाले में चले जाते हैं, क्योंकि भाई हैश रेट ज्यादा है तो चांसेस विनिंग के इसके ज्यादा है, तो क्यों ना इसमें चले जाए। बट ऐसा होता नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आप किसी एक ऐसे पर्टिकुलर हैश मतलब हमारे माइनिंग पूल में चले जाते हैं तो आपकी जो रिवॉर्ड के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। रिवॉर्ड के चांसेस कम होने मतलब रिवॉर्ड जो होता है वो बहुत ही कम मिलता है। रीजन क्या है, रीजन बड़ा सिंपल है, रीजन ये है कि अगर मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होता है, जो भी रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है कि आपका हैश रेट कितना है आपके इस पूरे नेटवर्क में जिसका पार्ट है, मतलब जिस माइनिंग पूल का पार्ट है उसमें आपका हैश रेट कितना है। तो जब आप इतने बड़े लाइक से I have a doubt in this also, that whether this information means that how many. Okay, first of all, he has selected 4 days, so this is a data of last 4 days, and ant pool, f2 pool, these are big centralized pools, but the unknown are normal peers that are present within the network, probably many peers with small hash, but then collectively they have this huge hash. But when just because it is marked unknown doesn't mean that it is a single pool, right? Could be that there are several small pools within the unknown. It is just trying to show that how hash rate is distributed among known pools, and rest it is there are unknown pools. I mean, there could be multiple unknown pools, right? That's what I had to say. माइनिंग पूल का पार्ट है, तो आपका डेफिनेटली अगर आपका हैश रेट इसमें कम है तो आपको जो रिवॉर्ड भी मिलेगा जीतने पे भी वो बहुत ही कम मिलेगा। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि आपका हैश रेट कितना है इंडिविजुअल लेवल पे, उसी हिसाब से आपको माइनिंग पूल ज्वाइन करना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी होती है कि हर एक माइनिंग पूल के डिफरेंट ट्रांजैक्शन फीस होती है, मतलब जब आप इस माइनिंग पूल का पार्ट बनते हो तो एक कमीशन लेते हैं, तो उस पर भी काफी चीज डिपेंड करती है आप कितना कमीशन देना चाहते हो। तो ये चीज है हमारा हैश रेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं नॉन चेंज टॉपिक से। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रीजन बीइंग अगर आप स्पेशली आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है या फिर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, मैं कहूंगा अगर आप इन दोनों ही बैकग्राउंड से नहीं तो हो सकता है थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है इस टॉपिक को समझने में, बट मैं तभी कहूंगा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी आपको समझ में आएगा कि टाइम स्टैम्प फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस लेक्चर को इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझ आ रहा है एक बार फिर से देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। बट इस पर अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं और मैथमेटिक्स का एक टॉपिक रह चुका है, मैथमेटिक्स आप पढ़ चुके हैं, तो आपको समझ में आएगा क्योंकि इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थोड़ा बहुत यूज आएगा, कैलकुलेशन को समझने के लिए वो जरूरी है, तभी आपको चीजें थोड़ी अच्छे से समझ में आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हम लोग नॉन्स के थ्रू क्या कर पाते हैं, जनरेट कर पाते हैं डिफरेंट हैशेस, मतलब जितने हमारे पास नॉन्स होंगे उतनी हम क्या कर सकते हैं, हैश को जनरेट कर सकते हैं। तो माइनर की रिस्पांसिबिलिटी यही होती है कि उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, जिसके लिए क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट नॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू वो क्या जनरेट कर पाता है, डिफरेंट डिफरेंट हैशेस जनरेट कर पाता है, और जो हैश टारगेट के नीचे पहुंच जाता है वो माइनर क्या होता है, माइनर विनर होता है, उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। बट इसमें जो एक ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम नॉन्स की हेल्प से ही हैश प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो हमारा नॉन्स है वो एक फाइनाइट नंबर है, जो कि एक 32 बिट नंबर है। अगर एक नॉन्स हमारे 32 बिट नंबर है तो अगर मैं बात करूं कि नॉन्स कितनी रेंज तक है, मतलब कितने नंबर ये प्रोड्यूस कर सकता है हमारा नॉन्स, तो वो होगा अप्रॉक्सिमेटली 4 बिलियन नंबर्स। ये अगर कैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज बाइनरी नंबर के कुछ वीडियोस देख लीजिए, YouTube पे होंगे, आप कहीं से पढ़ लीजिए, आपको चीज समझ आएगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। बट अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की वो ये है कि हमारे जो नॉन्स हैं वो टोटल कितने हैं, 4 बिलियन है, मतलब हम 4 बिलियन नंबर नॉन्स में डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नॉन्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते। अगर 4 बिलियन जैसी वो लिमिट रीच करेगी हमें फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और अगर नॉन्स 4 बिलियन है तो जितने नॉन्स होंगे उतने हम क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस हैशेस प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि हम नॉन्स चेंज करेंगे तो हमें डिफरेंट हैशेस मिलेंगे, तो मतलब 4 बिलियन हैशेस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 बिलियन नॉन्स। ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी। अगली
अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, और वो ये है कि हमने SHA-256 एल्गोरिथम में देखा था कि किस तरह से SHA-256 हमारी 64 कैरेक्टर्स की हेक्साडेसिमल, जहां पे हर एक कैरेक्टर हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इससे ये पता चलता है कि हर एक कैरेक्टर पे कितनी पॉसिबिलिटीज है हमें नंबर लिखने की, 16, राइट? क्यों 16? क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है और हम 0 से लेके पूरा पूरा। This was another interesting point to be noted, that number of hash that can be produced is dependent on the range of nonce, not the range of hash that can be produced into it, because the hash is a 64-bit number, so that would have been huge. The number of different types of hashes that can be produced using 64-bit hash, but it is dependent on the nonce range, and not all the 4 billion hash that a nonce produce is acceptable. There would be a target limit, and only if the hash that is produced is within the target limit, then only it is accepted. सॉरी एफ तक जा सकते हैं, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है 16, यहाँ पे भी कितनी पॉसिबिलिटीज है 16, यहाँ पे भी कितनी पॉसिबिलिटीज है 16। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल कितने नंबर्स मतलब ये SHA-256 से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो वो होंगे अप्रॉक्सिमेटली आपके 10 पावर 77। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। यहाँ पे मैं बता दूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज हुआ है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो कोई घबराने की बात नहीं है, इतना बस समझ लीजिए कि यहाँ पे 10 पावर 77 जो नंबर है, इतने नंबर ऑफ मतलब हमारे हैशेस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं कि हर एक कैरेक्टर पे कितनी पॉसिबिलिटीज है हमें नंबर लिखने की, 16, राइट? क्यों 16? क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है और हम 0 से लेके पूरा पूरा सॉरी एफ तक जा सकते हैं, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है 16, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है 16, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है 16। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल कितने नंबर्स मतलब ये SHA-256 से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो वो होंगे अप्रॉक्सिमेटली आपके 10 पावर 77। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। यहाँ पे मैं बता दूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज हुआ है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो कोई घबराने की बात नहीं है, इतना बस समझ लीजिए कि यहाँ पे 10 पावर 77 जो नंबर है, इतने नंबर ऑफ मतलब हमारे हैशेस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, क्योंकि भाई SHA-256 का काम ही क्या है, हैश प्रोड्यूस करना। जो भी हम डेटा डालते हैं, जो भी हम नॉन डालते हैं, उसके थ्रू वो क्या प्रोड्यूस करती है, हैश प्रोड्यूस करती है, राइट? ओके, अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे जो कि हमें समझने वाली बात है। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलिड हैशेस कितने प्रोड्यूस हुए, 10 पावर 77 जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ नॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है 4 × 10⁹ जो कि है हमारे 4 बिलियन, मतलब एक माइनर सिर्फ और सिर्फ 4 बिलियन हैशेस ही जनरेट कर सकता है अपने एंड से। बट प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि हमारा जो SHA-256 है वो कम से कम 10 पावर 77 हैशेस दे सकता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये है कि हमें 10 पावर 77 में से कोई हमारा हैश होगा जो कि हमें रिवॉर्ड दिलाएगा, बट हमारे पास इतने नॉन्स ही नहीं है कि हम 10 पावर 77 हैशेस तक पहुंच सके। मतलब कि हमारा जो 10 पावर 77 नंबर है ये बहुत ज्यादा बड़ा है हमारे 4 × 10 पावर 9 से, हद से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि 10 पावर 77 है और ये 10 पावर 9 अगर 4 हटा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये नंबर बहुत बड़ा है। आई होप ये चीज आपको समझ आएगी मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। नहीं समझ आई तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। इससे बस इतना समझ लीजिए कि आपके पास इतना नॉन्स ही नहीं है कि आप जनरेट कर सकें अपने वैलिड हैश को। ये कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर आप इस तरह से समझेंगे तो आपको समझ में आए। हमारे पास ये नॉन्स है, राइट? हमारे पास नॉन्स, लेट्स से ये हमारे 4 बिलियन नॉन्स है और ये हमारे टोटल नंबर ऑफ हैशेस हैं। अब इस टोटल नंबर ऑफ हैशेस में हमारा कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा हैश होगा जो हमें टारगेट को रीच करने में हेल्प करेगा, राइट? ऐसा तो नहीं कि हम टोटल नंबर ऑफ हैशेस में कहीं भी कोई भी नॉन जनरेट करें, कोई भी हैश से हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। हमने अपने नॉन्स वाली वीडियो में देखा भी था कि हम नॉन्स के थ्रू क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर हैश जनरेट करते हैं, अगर वो टारगेट के नीचे पहुंच जाता है तभी हम कहते हैं कि ओके हमने रिवॉर्ड जीत लिया है, हमने ब्लॉक को माइन कर लिया। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे नॉन्स तो इतने है ही नहीं कि वो इतने हैश को जनरेट कर पाए। मतलब मान लीजिए अगर ये एक नॉन्स कोई माइनर ने जनरेट किया, हो सकता है ये हैश मिल जाए, हो सकता है ये हैश मिल जाए, हो सकता है इससे ये मिल जाए, इससे ये मिल जाए, इससे ये मिल जाए। इस तरह से मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो सकता है कहीं से भी कहीं पे भी लीड कर दे, हो सकता है इससे मिल जाए। बट ये जो रिमेनिंग हैशेस हैं इसको तुमने चेक ही नहीं किया, राइट? अगर हमने इसको चेक ही नहीं किया, हो सकता है कि जितने हमने नॉन्स से ये हैश जनरेट किए ये हमारे आंसर हो ही नहीं, हमारे आंसर कहाँ पे हो, वो यहाँ पे हो। अब क्या होगा? अब आई थिंक आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये 10 पावर 77 है और ये 4 बिलियन है जो कि बहुत ही कम है, 10 पावर 9 के अराउंड है। वो इतने ये सारे हैशेस तो कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाए। जब वो ये सारे हैशेस नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा तो हमें क्या पता कि हमारा जो आंसर वो यहाँ पे ही हो, तो हम कभी ये वाले हैश प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, हमारा कभी रिवॉर्ड आएगा नहीं, राइट? अब ये वाली बात हो गई दिक्कत वाली, राइट? ओके, तो अगर मैं इसका एक कैलकुलेशन और आगे लेके चलूँ एक स्टेप, तो एक स्टेप आगे और लेके हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो मॉडेस्ट माइनर होता है वो एक मॉडेस्ट माइनर होती है, वो 10 पावर 8 हैश जनरेट कर सकती है 1 सेकंड। मतलब अगर वो 10 पावर 8 हैश जनरेट करी, इसका सिंपल मतलब है कि वो 10 पावर 8 नॉन से जनरेट करी, राइट? क्योंकि नॉन से कोई हैश जनरेट होता है। तो अगर हम 10 पावर 8 नॉन से जनरेट करते हैं 1 सेकंड में, तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई 4 पावर 4 × 10 पावर 9 नॉन्स कितनी देर में जनरेट होंगे, तो आप देखेंगे 40 सेकंड में ही हमारे सारे नॉन्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे। मतलब माइनर ने यहाँ शुरू किया, 40 सेकंड हुए, नॉन्स खत्म हो गया, और ये जो हमारे रिमेनिंग थे इसको अभी चेक ही नहीं कर पाए माइनर को, यहाँ पे कहीं हमारा रिवॉर्ड इसमें तो नहीं था। तो ये वाली बात हो जाएगी दिक्कत। और ये कुछ इसी तरह से कैलकुलेशन की अगर 5 रुपए में 10 किलो आलू मिलता है तो भाई 10 रुपए में कितने किलो आलू मिलेगा, ये उसी तरह यहाँ पे कैलकुलेशन है मैथ्स की। ओके, तो इसको आप समझ लेंगे, थोड़ा कॉपी बन लीजिएगा तो समझ आ जाएगा, यूनिटी मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब ये वाली बात होगी प्रॉब्लम वाली। तो अब इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमारे सारे नॉन्स एग्जॉस्ट हो गए तो माइनस भाई कभी टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे, तो करेंगे क्या? इसका आंसर है हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि है टाइम स्टैम्प। इसीलिए टाइम स्टैम्प फील्ड का इंट्रोडक्शन हमारे ब्लॉक में किया गया था, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्वागत है। और अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्लाइड में या इस वीडियो में वो है टाइम स्टैम्प। तो आइए शुरू करते हैं। तो टाइम स्टैम्प शुरू करने से पहले रिकैप कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि जो मॉडेस्ट माइनर है या फिर कैसे ऑन एवरेज जो एक माइंस होती हैं वो 10 पावर 8 हैशेस पर सेकंड ही प्रोड्यूस कर पाती हैं, राइट? और इसकी वजह से जो नॉन्स वो मतलब प्रोड्यूस करती हैं, मतलब जो टोटल नंबर नॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं 4 बिलियन जो नॉन्स होते हैं, उनको एग्जॉस्ट होने में सिर्फ 40 सेकंड लगता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर से देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये वीडियो समझने में दिक्कत होगी, बिकॉज़ वो वीडियो और ये वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यहाँ पे आपको समझना है टाइम स्टैम्प कैसे वर्कआउट करता है। ओके, तो हमने ये चीज देखी थी अपने पिछले वीडियो में। तो अब देखते हैं टाइम स्टैम्प के बारे में। और हाँ, हमने एक क्वेश्चन जो छोड़ा था लास्ट वीडियो में वो यही था कि अगर माइनस से सारे नॉन्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो माइनस अपने टारगेट पे कैसे रीच करेंगे, क्योंकि अगर सारे नॉन्स एग्जॉस्ट हो गए, अगर वो टारगेट उसमें उस पर्टिकुलर नॉन्स 4 बिलियन नॉन्स नहीं पहुंच पाए, डेफिनेटली वो कभी भी टारगेट को रीच नहीं कर पाएंगे, प्रोबेबिलिटी टारगेट करने की तरह से बहुत ही कम हो जाएगी, राइट? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है टाइम स्टैम्प। तो अभी तक जो हमने फील्ड देखी थी अपने ब्लॉक की, मतलब ब्लॉकचेन के ब्लॉक में, वो देखी थी ब्लॉक नंबर, नॉन्स, डेटा, पीएस, हैश और हैश को था। बट अब जो हम नई फील्ड देखने जा रहे हैं वो है टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प बेसिकली हमारा क्या कंसिस्ट करता है? टाइम स्टैम्प हमारा बेसिकली कंसिस्ट करता है यूनिक्स टाइम को। तो यूनिक्स टाइम को नहीं पता, वो एक बार यूनिक्स सर्च करेंगे यूनिक्स टाइम तो वहां पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां पे आप देख पाएंगे एक टाइम कंटीन्यूअसली चल रही है। वो टाइम है जब से यूनिक्स शुरू हुआ था और अब तक वो क्लॉक क्या लगातार चलती रहती है। तो वो यही टाइम यहाँ टाइम स्टैम्प हमारे शो करता है, और ये टाइम जो हमेशा लगातार चलता रहता है जब तक कि कोई ब्लॉक क्रिएट नहीं होता। तभी जब ये ब्लॉक क्रिएट हो जाता है तभी हमें पता चल पाता है कि ये ब्लॉक कितने बजे क्रिएट हुआ था, कब क्रिएट हुआ था। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पीएम और डेज एंड इस तरह से। अब यूनिक्स टाइम चेक करेंगे वहां से आपको चीज क्लियर हो जाएगी। अब होता क्या है कि पहले जब हम लोग ने SHA-256 एल्गोरिथम देखी तो हमने देखा कि ब्लॉक नंबर, नॉन्स, डेटा, पीएस, ऐसी सारी वैल्यूज आती थी हमारे
हमारे SHA-256 जिसके थ्रू हैश प्रोड्यूस होता था। बट अब क्या होगा, अब हमारा ब्लॉक नंबर तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ हमारा टाइम स्टैम्प भी जाएगा नॉन्स डेटा पीएसएच और ब्लॉक नंबर के साथ, और फिर जाके ये क्या कन्वर्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, हमारा हैश प्रोड्यूस कर पाएगा। तो जैसे कि नॉन्स में होता था, नॉन्स पूरे माइनस के हाथ में था कि वो नॉन्स को बार-बार चेंज कर सकते थे और डिफरेंट हैशेस प्रोड्यूस कर सकते थे। बट टाइम स्टैम्प एक ऐसी फील्ड है जो कंटीन्यूअसली चेंज होती रहती है पर सेकंड, मतलब हर सेकंड की टाइम स्टैम्प की फील्ड चेंज होगी, और जब ये फील्ड चेंज होगी तो एवलांच इफेक्ट की वजह से क्या होगा, बार-बार हमारा हैश भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चेंज हम किसी भी फील्ड में करते हैं अपनी ब्लॉकचेन की ब्लॉक में, तो वो पूरा इफेक्ट दिखाता है हमारे हैश पे। तो ये चीज हमने एवलांच इफेक्ट में पढ़ी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे ब्लॉकचेन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने वहां पे जब हैशिंग एल्गोरिथम के बारे में बताया तो उसको कवर किया हुआ है। ओके, तो ये चीज हमें क्लियर होगी कि टाइम स्टैम्प का इफेक्ट पड़ेगा हमारे SHA-256 पे, और जिसकी वजह से हमारा हैश भी चेंज होगा लगातार हर 1 सेकंड पे। ठीक है, अब बात करते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि अब लेट्स से हमारा जो नॉइस पहले क्या होता था 4 बिलियन पे क्या होता था, एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मान लेते हैं कि हमारी ये नॉइस की एक रेंज है, मतलब ये यहाँ पे एक स्केल समझ लीजिए, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 4 बिलियन है, तो मतलब धीरे धीरे ये क्या होती है, स्केल बढ़ती है और ये 4 बिलियन को रीच करती है। तो इस तरह से हमारा नॉइस है, ठीक है। और पिछले वीडियोस में देखा था कि किस तरह से माइनर जो है वो 4 बिलियन नॉइस 40 सेकंड में एग्जॉस्ट कर देता है, राइट। और रिकैप में देखा, शुरुआत में देखा कि 4 बिलियन नॉइस को एक माइनर क्या करता है, 40 सेकंड में क्या कर देता है, तुरंत से एग्जॉस्ट कर देता है और नॉइस खत्म हो जाता है, राइट। अगर आप इसको हम पूछें कि 1 सेकंड में वो कितने एग्जॉस्ट कर पाता होगा, तो एक माइनर जो है वो 1 सेकंड में 0.1 बिलियन नॉइस ही, मतलब 0.1 बिलियन नॉइस एग्जॉस्ट कर पाता है, इसको आप कह सकते हैं 100 मिलियन नॉइस वो 1 सेकंड में क्या कर देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है। अब ये चीज मैं क्या, मतलब यहाँ से मैं क्या बताना क्यों चाह रहा हूँ, क्यों मैंने आपको बताया, रीजन अभी हमारे फिर से कैलकुलेशन, अगर प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर हो जाइए, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये मिस नहीं होना चाहिए। तो ये चीज शायद आपको समझ में आएगी कि 4 बिलियन नॉइस 40 सेकंड में होते हैं, तो सीरीज वाले 1 सेकंड में सिर्फ 0.1 बिलियन या फिर हमारे 100 मिलियन जो नॉइस है वो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि ये है कि जब हमारा टाइम स्टैम्प, मतलब अभी ये टाइम स्टैम्प अगर आप देखेंगे एक तरह से ये टोटल मान लीजिए कि 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा अभी 5 पे है, राइट। तो ये 5 से जब तक 6 होगा उससे पहले काफी नॉइस यूज हो चुके होंगे, राइट। मतलब क्या है इसका, तो लेट्स से कि ये जैसे ही हमारा 0.5 सेकंड होगा, अभी हमारा टाइम स्टैम्प नहीं चेंज हुआ, हमारा टाइम स्टैम्प अभी वही है, तो हमारा मतलब नॉइस जो है वो कुछ ना कुछ एग्जॉस्ट हुआ होगा, क्योंकि हमने जैसा अभी पिछली स्लाइड में देखा कि 1 सेकंड में 0.1 बिलियन नॉइस हमारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने इलस्ट्रेशन परफेक्ट से यहाँ पे दिखाया, तो मतलब एक्जैक्टली यहाँ पे मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ पे कुछ 0.5 बिलियन नॉइस एग्जॉस्ट होंगे, वो डिपेंड करता है क्योंकि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, कब वो हॉट है कब वो वार्म है, मतलब वो वेरी करता है नेटवर्क के अकॉर्डिंगली। तो अभी मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ 0.5 सेकंड में कुछ पर्टिकुलर नॉइस तो पक्का है कि एग्जॉस्ट तो हुए होंगे, मतलब कुछ ना कुछ नॉइस तो हमारे माइनर ने यूज किए होंगे, क्योंकि वो वेट को करेगा नहीं, टाइम स्टैम्प चेंज होगा तब हम देखेंगे नहीं, वो तो अपना नॉइस क्या है, वो बैठा माइनर उसने चलो आप ब्लॉक को माइन करना है, उसने स्टार्ट किया अपनी हैशिंग मशीन को और स्टार्ट कर दिया उसने माइनिंग को, तो वो बैठा था 0.5 सेकंड को उसने कुछ पर्टिकुलर नॉइस क्या एग्जॉस्ट कर दिया। बट अभी हमारा टाइम स्टैम्प चेंज नहीं हुआ है। अब क्या होगा, जैसे नेक्स्ट 1 सेकंड हुआ, मतलब जैसे नेक्स्ट 0.5 सेकंड हुआ, अभी हमारा 0.5 सेकंड इसके बाद तुरंत 0.5 सेकंड बाद मतलब 1 सेकंड हुआ, तो क्या हुआ, कुछ पर्टिकुलर और नॉइस भी एग्जॉस्ट हुए होंगे और प्लस हमारा टाइम स्टैम्प भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर हमारा टाइम स्टैम्प इस पर्टिकुलर टाइम पे चेंज हुआ तो ड्यू टू एवलांच इफेक्ट हमने क्या देखा है कि हमारा हैश क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब जो माइनर ने यहाँ पे नॉइस यूज किए हुए हैं, अब वो क्या कर सकता है, नॉइस को फिर से यूज कर सकता है, बिकॉज़ कि अब हमारा हैश चेंज हो गया है, तो वो क्या करेगा, फिर से नॉइस की ट्रेन को शुरू करेगा ताकि वो नए जो जनरेटेड हैश है उसको चेक कर सके कि कहीं ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो लाइन नहीं कर रहा है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बस सिंपल सी ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जब 0.5 सेकंड थे तब हमारे कुछ पर्टिकुलर नॉइस एग्जॉस्ट हुए, अभी हमारे टाइमर जो हमारा ये सेकंड को डिनोट कर रहा है हमारा टाइम स्टैम्प अभी कुछ नहीं बढ़ा, नेक्स्ट 0.5 सेकंड में मतलब 0.5 के बाद प्लस 0.5 मतलब 1 सेकंड में हमारा टाइम स्टैम्प में चेंज होगी वैल्यू 5 से ये 6 हो गया, ओके। और प्लस कुछ पर्टिकुलर नॉइस और एग्जॉस्ट होंगे, 0.5 में कुछ हुए थे, फिर अगले 0.5 सेकंड में कुछ पर्टिकुलर नॉइस एग्जॉस्ट होंगे। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस 1 सेकंड में अभी तक हमारे पहले तो 4 बिलियन नॉइस एग्जॉस्ट नहीं हुए, पहली चीज, और दूसरी चीज हमारा टाइम स्टैम्प चेंज हो गया, और अगर हमारा टाइम स्टैम्प चेंज होगा तो सिंपल सी बात है जब हमने SHA-256 में ये सारी फील्ड्स डालेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा हैश भी चेंज होगा। तो हैश चेंज होने का मतलब क्या है कि अब माइनर को पास एक अपॉर्चुनिटी है इस न्यू जनरेटेड हैश को फिर से किससे, मतलब जो न्यू जनरेटेड हैश है उसको फिर से चेक करने की विद द हेल्प ऑफ नॉइस, और अब उसको यहां से नॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है, अब वो फिर से 0 से शुरू करेगा और फिर से आगे बढ़ेगा, मतलब कि नेक्स्ट 1 सेकंड में क्या होगा, फिर से उसने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर नॉइस एग्जॉस्ट किए और फिर से टाइम स्टैम्प चेंज हुआ, फिर से हैश चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट सेकंड में क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर नॉइस जनरेट हुए और फिर से हैश चेंज हुआ। तो मतलब कि हमारे नॉइस पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि टाइम स्टैम्प जब बार-बार चेंज हो रहा है तो हमारा हैश चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से अब माइनर पर एक अपॉर्चुनिटी है कि वो फिर से नॉइस को 0 से शुरू करे और फिर आगे तक लेके जाए, और फिर जैसे ही 1 सेकंड होता है टाइम स्टैम्प फिर से हो जाता है, फिर हमारा हैश फिर से हो जाता है बिकॉज़ ऑफ लांच इफेक्ट। तो माइनर अपने पूरे जो नॉइस है 4 बिलियन नॉइस उसको पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, अगर आपको नहीं समझ एक बार फिर से इसको देखिए क्योंकि ये थोड़ा Okay. So, yeah, previously when I was going through the blockchain, it seems like none is the only variable that is changing within the block. Rest of the data is comparatively fixed. After considering that, after the node has selected a few transactions to add into the block. But yes, we did not consider the timestamp which is getting revised. I did not know that timestamp has the ability to get revised. So timestamp would get revised, and hence the same nonce would generate different hash when the timestamp has changed. Now, what it also seems from this notion is that a peer with comparatively low hash rate would never be able to exhaust all the nonce with the timestamp. But as with time, the speed of hardware, the ability, the hardware becomes more efficient. They would come closer to probably exhausting the nonce. I think when the blockchain, when Bitcoin was created, probably this was considered, and they assumed by the time that hardware would become so efficient to exhaust all the nonce, or probably I'm thinking a little too much. Probably exhausting all the nonce is a big deal. Maybe it's a huge number considering the timestamp is getting revised. But we all know that Bitcoin has a limit, and the blocks would not get added. No blocks would get added after a certain amount. Oh, sorry. Um, oh no no. Yeah, blocks would keep getting added, right? Yeah, of course, that's how the blockchain would work. No more Bitcoin would be produced.
Hey, good question. If after a certain amount of time, if no more Bitcoin is being produced, why would why would nodes be mining blocks to get rewards? Because there would not be any rewards, right? So they would stop mining. Hence, there would come a time when only miners in the chain, in the pools, in the peer-to-peer network would be small devices with very low hash rates, and all they would do is they would be participating just because they want to use the Bitcoin for a specific transaction. Hence, but there would be no mining after a certain point of time. Nice, nice. Hmm. Let this realization seep in. Let it sink in. Imagine Elon Musk carrying a sink into the Twitter headquarter. कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, बट ये थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, मगर इसको अगर आप थोड़ा सा एक दो बार देखेंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कर रहा हूँ। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें और भी कोई बड़ी चीज हुई नहीं है, मैं सच बताऊँ तो बस नॉन्स को जो ये पहले फिर से 40 सेकंड तक पहुंचते समझाएगा। पहुंचते एग्जॉस्ट होते थे, अब हम देख रहे हैं कि वो 1 सेकंड के अंदर ही हम मतलब 1 सेकंड में टाइम स्टैम्प ही चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा हैश ही चेंज हो रहा है, तो हमको पास अपॉर्चुनिटी आ रही है नॉन्स हम फिर से यूटिलाइज करें, हम फिर आगे ना बढ़े। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बार बार 1 सेकंड में, जैसे मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ कि बार बार 1 सेकंड कभी इतने नॉन्स एग्जॉस्ट हुए थे, फिर कुछ इतने नॉन्स हो गए, ये चेंज हो रहा है। मैं फिर बताऊँ कि नॉन्स इसलिए बार चेंज हो रहे हैं क्योंकि जो माइनर मशीन यूज कर रहा है वो कभी गर्म हो जाती है, कभी वो ठंडी रहती है, तो ठंडी है तो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, तो जल्दी नॉन्स प्रोड्यूस कर पा रही है, बट हो सकता है गर्म होगी बहुत ज्यादा, इसलिए आपने देखा होगा कि माइंस के अराउंड बहुत सारे मतलब ठंडी जगह पे रखा जाता है ताकि गर्म ना हो मशीन, गर्म हो जाएगी मशीन तो खराब हो जाएगी, अब धीरे वर्क करेगी, इसीलिए कि नॉन्स हर 1 सेकंड में मे बी मैं इलस्ट्रेशन पर दे रहा हूँ कि चेंज हो रहा है। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। मगर अब मैं जानता हूं, मैं फिर से एक चीज बताने वाला हूं जो आप कहोगे ओके मतलब ये कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ती जाती है, मैं समझ रहा हूं, बट ये इंपॉर्टेंट समझना, अब एक नई कॉम्प्लिकेशन है और वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आप इस टाइम का करंट हैशिंग रेट देखेंगे तो वो 180 मिलियन ट्रिलियन हैशेस है पर सेकंड। जी हाँ, मतलब कि मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने बोला 40 सेकंड में माइनर क्या करता है, एग्जॉस्ट करता है, अगर आप सच्चाई देखेंगे तो एक ये तो मैं डेफिनेटली पूरे नेटवर्क की बात कर रहा हूं, लाइक मॉडेस्ट माइनर में बताया 100 मिलियन ही होता है, बट एक्चुअली में अगर आप पूरा एक नेटवर्क का हैशिंग रेट देखेंगे तो वो 180 मिलियन ट्रिलियन हैशेस पर सेकंड है, जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब कि एक सेकंड में इतने सारे हैशेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे पता है, तो ये देखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहा, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने पता की हमारे blockchain.com वेबसाइट से, तो ये देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहले जाएंगे थ्री डॉट्स पे और यहाँ से जाइएगा चार्ट से, ओके ओपन होता है और फिर स्क्रॉल करिएगा नीचे और आप देखेंगे ये टोटल हैश रेट, इस पे क्लिक करिएगा। ओके, तो हमारा चार्ट ओपन हो गया और अब अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 180 मिलियन, ये 180 मिलियन लिखा है बट ये टोटल टेरा हैशेस पर सेकंड, क्योंकि टी लिखा हुआ है राइट, तो 180 मिलियन ट्रिलियन हैशेस पर सेकंड एक माइन जनरेट कर रही है, मतलब ऑल ओवर नेटवर्क जनरेट कर रहा है। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टेरा हैशेस पर सेकंड द बिटकॉइन नेटवर्क इज परफॉर्मिंग इन द लास्ट 24 आवर्स, मतलब कम से कम 180 मिलियन ट्रिलियन मिलियन हैशेस पर सेकंड, ट्रिलियन। इतनी ज्यादा कैपेसिटी है इस समय जो माइंस ऑपरेट कर रही हैं हमारे नेटवर्क में। अब समझ में, अब इससे एक नई प्रॉब्लम इमर्ज होती है और आइए देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने देख लिया हमने वेबसाइट पे blockchain.com की 180 मिलियन ट्रिलियन हैशेस पर सेकंड इस समय हमारी कैपेसिटी है ऑल ओवर नेटवर्क की, जो हमारा बिटकॉइन का है। अब इससे जो प्रॉब्लम इमर्ज होती है वो ये है कि हमने देखा था कि 4 पावर 10 पावर 9 मतलब 4 बिलियन नॉन्स हम कवर अप करते हैं राइट, और हमने देखा था वहां पे कि अगर अब पिछले वीडियो में हमने देखा, जब हमने बोला कि हमारे जो माइनर्स हैं वो कितना 100 मिलियन पर हैशेस, मतलब 100 मिलियन हैशेस पर सेकंड प्रोड्यूस करते हैं राइट, इसकी वजह से हमने देखा था 40 सेकंड में हमारे नॉन्स एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि जो हमारे नॉन्स हैं अगर ऑल ओवर नेटवर्क में देखा जाए तो I should have not stopped at this time. Suddenly in the middle. Yeah, whatever. Yep. I need more clarity on how a block programmatically by the code, by the computer. What is this program? What is this program? How does it pick up a block? Where does it get? Okay, transaction stays in a pool, and you have the previous block sitting there in blockchain. You take up some transactions, you take up the previous block in the blockchain, you try to create a new block, try to find a nonce, a new hash, and everything. I get it. But here he's saying this timestamp is also being revised. So is there a specific this program? Where did we find this program? Where was this? How is this program stored within a node? Who is storing the program within a node? Yeah, who is storing this program within a node? Future Shuvro, if you're watching this video, I'm not high right now. I don't get high. I'm hardly ever intoxicated. I'm just a little bit sleepy. I'm trying to fix my sleep schedule, so that's why
I sound like this. Also, I sound like this because I've been drinking ice cold water yesterday while the jiu-jitsu class, and even when I came back home, I was drinking chilled. Anyway, that's why I sound like this. The question is, what is this program running in these devices? Who installed this program? How is this program accessing the? Yeah, and suppose you want to be a part of a peer-to-peer network. Okay, you want to be a part of the peer. How do you become the part of the peer-to-peer network? Just wanting to be is not enough. You probably would have to install something into your device. What do you install in your device? Generally, like a layman like me would install a wallet. So along with this wallet comes a program that starts uh, blockchain within your device. Hmm, could be. Probably that is the way. Probably there are other ways, right? Probably. तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 × 10⁻⁹ सेकंड्स में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो कि लाइक 0.000004 सेकंड कुछ करके है, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। 40 सेकंड की तो बात ही छोड़ दो, ये वैल्यू 1 सेकंड से भी बहुत ज़्यादा छोटी है। मतलब हम टाइम स्टैम्प अभी तक चेंज कर भी नहीं पाए हैं और हमारे नॉन्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। 40 सेकंड नहीं लग रहे हैं नॉन्स एग्जॉस्ट होने में, बेसिकली कितना टाइम लग रहा है? 4 × 10⁻⁹ सेकंड्स लग रहे हैं। ओके कि मतलब कि कुछ नया शुरू हो गया, राइट? ये वैल्यू कहाँ से आई मैं बता दूं, ये वैल्यू 180 मिलियन ट्रिलियन हैशेस को मैंने कन्वर्ट किया। मैंने वो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया रीजन की यही वैल्यू इतनी बढ़िया, मैंने डायरेक्टली उसको यहाँ पे शो किया आपको, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू दिखाने के लिए, तो इसलिए परेशान मत होइए, मैंने इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। अदरवाइज मिलियन को मैंने 10⁻6 और ट्रिलियन को मैंने 10⁻12 लिखा है, तो इससे जो वैल्यू आई मतलब जो हमारा नॉन्स है वो 4 बिलियन नॉन्स हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 × 10⁻⁹ सेकंड, जो कि 0.0000 करके 4 सेकंड्स में क्या हो जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जो कि 1 सेकंड से बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये है हमारी नई प्रॉब्लम। अब इसके लिए एक चीज़ समझिए, हमारे जो माइनर्स हैं उनका जो मतलब जो नॉन प्रोड्यूस करने का रेट है जो कि बहुत ज़्यादा है, राइट? जो कि इतना ज़्यादा है, तो मतलब कि जब ये टाइम अभी 1 सेकंड पहुंचा नहीं है, तो मतलब टाइम स्टैम्प तो अभी चेंज हुआ नहीं, और जब टाइम स्टैम्प ही नहीं चेंज होगा तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, हमारे जो माइनस का जो नॉन्स है वो कुछ इतने ही सेकंड में क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि हम 1 सेकंड तक पहुंचे नहीं और हमारा नॉन्स एग्जॉस्ट हो गया। अब क्या जो 1 सेकंड तो क्या माइनस जो है वो क्या वेट करेंगे क्या कि 1 सेकंड जब हो जाएगा तब हम लोग फिर से नॉन्स को यूज करेंगे, बिकॉज हमारे तो जो नॉन्स है वो 4 × 10⁻⁹ सेकंड में एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो क्या वो वेट करेंगे कि हाँ टाइम स्टैम्प पहले 1 सेकंड होने दो, अब हम लोग फिर से शुरू करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यही चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन लिखी कि व्हाट शुड द माइनस डू इन आइडल टाइम, शुड दे वेट फॉर टाइम स्टैम्प टू चेंज? ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वहां पे समझेंगे कि क्या करते हैं इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए। और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है मेमोरी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो करंट हैशिंग रेट है इसमें पर्टिकुलर नेटवर्क का वो है 180 मिलियन ट्रिलियन हैशेस पर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, राइट? उसके बाद हमने देखा कि जो नॉन्स प्रोड्यूस करते हैं माइनस, राइट, वो 4 बिलियन में है, और वो 4 बिलियन नॉन्स कितनी देर में खत्म हो जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 × 10⁻⁹ सेकंड। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर से उसको देखिए ताकि ये समझने में आपको थोड़ी ज्यादा आसानी रहेगी। तो 4 × 10⁻⁹ हमने देखे नॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 × 10⁻⁹ सेकंड्स में ही मतलब 0.0004 कुछ करके ऐसे नंबर में क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और इससे कंक्लूजन निकला कि 1 सेकंड का तो वेट ही नहीं करना भाई, मतलब कि 4 × 10⁻⁹ सेकंड बहुत ज्यादा छोटा नंबर है 1 सेकंड के कंपैरिजन में। और 1 सेकंड हम लोग क्यों मतलब कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि टाइम स्टैम्प चेंज 1 सेकंड में जब होता है तो हमारे हैश कॉन्फ़िगरेशन भी ब्लॉक का चेंज हो जाता है, राइट? बट अब जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली वो ये थी कि 1 सेकंड का तो माइनस में टाइम नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड बहुत पहले ही माइनस क्या कर चुके हैं, अपने नॉन्स एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये उठा था कि माइनस उस आइडल टाइम में क्या करेंगे, क्योंकि 1 सेकंड के पहले अगर उनके सारे नॉन्स खत्म हो गए अब वो कैसे नया हैश जनरेट करेंगे? हैश जनरेट करने की उनको टेक्निक नहीं है, अगर उनको टारगेट को अपने टारगेट के नीचे पहुंचना है तो वो एक ऐसा हैश जनरेट करना है जिसके थ्रू वो टारगेट को रीच कर सके। बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, जहां पे हमें पहले समझना होगा कि मेमपूल क्या है। In that case, there is obviously a different solution. In that case, the peer would have to wait for 1 second to try all the nonce all again. तो आइए शुरू करते हैं। मेमपूल तो ये हमारा एक ब्लॉक था नॉर्मल जो हमने पढ़ा है, जहां पे टाइम स्टैम्प नॉन्स ब्लॉक नंबर ये सारी चीजें पढ़ी। अब मेमपूल क्या है? तो मेमपूल वो एरिया है, इसे समझिए, मेमपूल वो एरिया है जहां पे सारे अनकंफर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ये हमारा है मेमपूल। अच्छा, पहले एक दो चीजें मैं आप क्लियर करूं कि एक मेमपूल, पहले मेमपूल होता है, मेमपूल जो है वो हमारे नोड्स मतलब कि जो भी पीपल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो नोड्स प्लस माइनस के सिस्टम पे ये पर्टिकुलर प्रेजेंट होता है, इस तरह से ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं, ब्लॉकचेन प्रेजेंट होती है माइनर और नोड्स पे, उसी तरह से मेमपूल प्रेजेंट होता है। और इसको मैं डीपली कवर करूंगा आने वाले वीडियो में, बट अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में सरफेस लेवल में आपको बताऊंगा मेमपूल क्या है, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट जो कि अभी हम लोग को जो प्रॉब्लम थी कि क्या करते हैं माइनस साइड टाइम में उसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में फोकस आएगा। और आने वाले वीडियो में इसको डिटेल में हम देखेंगे। दूसरी चीज, ये जो मेमपूल है इसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। और अनकंफर्म ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? अनकंफर्म ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जैसे मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया तो ऐसा नहीं कि वो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कहां चला जाता है, हमारे ब्लॉक में चला जाता है। पहले वो जाता है एक मेमपूल एरिया में और फिर इस मेमपूल से जो है ट्रांजैक्शंस पिक किए जाते हैं विद बाय माइनर्स। द माइनर्स इसी पर्टिकुलर एरिया से क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को पिक करते हैं और अपनी ब्लॉक में रखते हैं, ठीक है? तो मैं फिर से बताऊं, यहाँ पे थाउजेंड का ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, बट मैं वहां पे कंसीडर नहीं कर रहा हूं, रीजन बीइंग क्योंकि डेफिनेटली मुझे इलस्ट्रेट करना है कि क्या होता है, आपको इलस्ट्रेशन शो करना है, एग्जांपल के थ्रू समझाना है, तो मैं थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे नहीं दे सकता। तो सीरीज ट्रांजैक्शन भी बहुत सारे हो सकते हैं, थाउजेंड हो सकते हैं, बट अभी हम लोग कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे ये पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है? तो ये चीज हो गई हमारी। अब जैसे कि मैंने बताया कि माइनस क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, अनकंफर्म ट्रांजैक्शन मतलब जैसे मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया जैसे राजेश को, और अब माइनस क्या करेंगे, यहाँ से मेरा भी मतलब जो ट्रांजैक्शन होगा यहाँ पे आ गया, जैसे यही वो ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो ये है, किसी और ने कुछ किया तो ये, मतलब मेमपूल में कई तरह के डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। अब एज अ माइनर अगर मुझे ये ट्रांजैक्शंस लेने हैं तो अब बताइए कि मैं कौन से ट्रांजैक्शंस में से पिक करूंगा। उससे पहले एक चीज और बता दूं, ये जो अगर आप देख रहे हैं नंबर्स, ये बेसिक ट्रांजैक्शन आईडी है, जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी आईडी होती है, और ये वो फीस है जो हम माइनस को देते हैं जब भी वो हमारा ट्रांजैक्शन कंफर्म करते हैं, क्योंकि माइनस की मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें फीस देनी है, तो ये वो फीस है जो हम माइनस को देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि अगर आप एक माइनर है तो आप इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन पिक करेंगे?
आपने आई थिंक सोच लिया है, तो अगर आपका आंसर है पहले आप चूज करेंगे 0.007, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। रीजन भी ये ट्रांजैक्शन इसलिए आप करेंगे 0.007 का 007 का सॉरी, क्योंकि इसमें आपको फीस सबसे ज्यादा मिल रही है। ये बहुत कॉमन सेंस है कि हम पहले वही ट्रांजैक्शन चूज करेंगे, इसमें फीस ज्यादा मिल रही है, तो माइनस क्या करेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन इसमें से पिक करेंगे। मैं मान रहा हूं कि हम ट्रांजैक्शन जो है एक माइनर रख सकता है सिर्फ और सिर्फ 4, तो उन्होंने एक लेट्स से कोई माइनर है, उसने एक ट्रांजैक्शन यहां से पिक किया, फिर उसने दूसरा पिक किया, ओ 0.06 होगा कि डेफिनेटली ये इससे थोड़ा कम है, फिर इसके बाद ओके 0.05 चेक किया, यहां से उसने चूज किया, और फिर 0.04 उसने चूज किया, माइनर ने हमारे मेमो से चूज किया। अब वो क्या करेगा, ये ट्रांजैक्शन लेगा और उसको तुरंत डाल देगा अपनी ब्लॉक में। ठीक है, तो क्या हमारा काम खत्म, मतलब हमारे माइनर का क्या काम खत्म हो गया। अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि बिल्कुल भी नहीं, अभी माइनर को क्या करना है, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट। एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जब वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब जाके ये ब्लॉक माइन होगा। अभी बस माइनर ने क्या किया, इन ट्रांजैक्शन को अपने ट्रांजैक्शन वाली फील्ड में रख लिया, अपनी डेटा वाली फील्ड आप कह सकते हैं उसमें रख लिया। ओके, This I do not like when you call something a mathematical puzzle or mathematical problem. Why? What is the need for, like, if someone wants to approach, okay, what is this mathematical puzzle? Then what do the person search? If you would have used the actual term like finding the nonce to get the target hash, if this had a single term like, then that would have been like a searchable term. Just saying something like mathematical puzzle, I know, I mean, it is disrespectful for people. I know, taking it is disrespectful in a sense that you're considering the people who are users of blockchain to be dumb. Yeah, it's a mathematical puzzle. Lots of sorcery is going behind the scenes. You don't need to understand. You just use this. That's not. Let people know what is going on. Use technical terms. People are not scared of technical terms. People are scared of all these abstractions. When you say that mathematical puzzle, that's scary. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो हमने छोड़ा था कि जो माइनस है वो आइडल टाइम में क्या करते हैं जब एक सेकंड पूरा नहीं होता। यहाँ पे मैंने काफी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से कि भाई ट्रांजैक्शन मतलब कि जो माइनस है वो क्या करेंगे जब उनका नॉन्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देते हैं। तो पहले तो हम लोग टाइम स्टैम्प देख लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है, और ये हमारी क्लॉक है। ठीक है, अच्छी नहीं लग रही कोई बात नहीं, बट ठीक है मैंने कोशिश की है। और ये है हमारा नॉन सीरीज जिसमें मैंने बताया था कि ये 0 से शुरू होकर 4 बिलियन तक जाती है। ठीक है, अब क्लॉक को ध्यान से देखिएगा क्या होता है। तो लेट्स से अब माइनर ने क्या किया, शुरू किया अपनी माइनिंग प्रोसेस को और उसने स्टार्ट किया नॉन्स जनरेट करना और ये हुआ स्टार्ट, बूम। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो ये देखिए ये 1 सेकंड, लेस देन 1 सेकंड में माइनर ने क्या किया, नॉन्स को जनरेट कर लिया, अपने 0 से 4 बिलियन के नॉन्स को एग्जॉस्ट कर लिया। ये हमने डिस्कस किया था 4 × 10⁻9 सेकंड में ही वो अपने नॉन्स को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है, एग्जॉस्ट कर लेता है। और वही हुआ, लेस देन 1 सेकंड में उसने अपने सारे नॉन्स क्या कर दिए, एग्जॉस्ट कर लिए। अभी हमारा टाइम स्टैम्प नहीं चेंज हो गया, 1 सेकंड हुआ नहीं है। अब माइनर क्या करेगा, क्योंकि भाई ये तो खत्म हो गया, अब माइनर क्या करेगा, नॉन्स तो उसके पास ही नहीं बचे, यही क्वेश्चन था हमारा, राइट। अब माइनर ये करेगा, I mean, before he explains, I sort of get the idea. Okay, initially I thought only nonce is the thing that is changing. Then I understood. Okay, timestamp also changes every second. Now what I think he's going to tell is that no, uh, timestamp is not the only thing that is changing. Transactions is also changing. So transaction is also being taken up from mempool. So when you exhaust on your nonce. With specific set of transaction, probably one transaction would be replaced or all the transaction would be replaced and different transaction would be taken off from the mempool. This is where I came to the question that so what is this program that is going on, who is continuously interacting with the blockchain to blockchain and the mempool to take up transaction, find the timestamp, and how is the timestamp calculated. So every time the program who is doing this has to go back to the blockchain and find, no, it is the actual timestamp, right? Yeah. So the program would add it from the existing clock of the device. But the clock is corrupt. कि अब देखिए यहाँ पे इसके पास माइनर के पास कुछ ट्रांजैक्शन है जिसपे उसको कोई आंसर नहीं मिला। आंसर नहीं मिलने का मतलब है कि उसको कोई ऐसा हैश इस पूरे नॉन से यूज करने के बाद नहीं मिला जिसके थ्रू वो टारगेट के नीचे पहुंच सके। तो माइनर बैठा नहीं रहेगा, अब वो क्या करेगा, इसमें से एक ऐसा ट्रांजैक्शन चूज करेगा जो सबसे कम वैल्यू है, मतलब जिसकी फीस सबसे कम है, जो कि 0.04 हमारे केस में, और वो 0.04 को रिप्लेस करेगा एक ऐसे नंबर से जो जस्ट छोटा है। जस्ट छोटा है मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जस्ट छोटा नंबर यहाँ पे है 0.0, तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 0.02 और इसने 0.0 यहाँ सेलेक्ट कर लिया और 0.04 को छोड़ दिया। अब इससे हुआ क्या, जैसे ही उसने ये किया तो हमारा हैश में चेंज हुआ बिकॉज ऑफ एवलांच अटैक, क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे हैश में भी चेंज होगा। क्योंकि अब हमारा हैश चेंज हुआ है तो अब माइनर क्या कर सकता है, अपने नॉन्स को फिर से यूज कर सकता है, राइट। क्योंकि अब हैश चेंज हो चुका है तो वो क्या करेगा, रीयूज करेगा अपने नॉन्स को। अभी ध्यान से देखिएगा, टाइम स्टैम्प नहीं चेंज हुआ, अब हमारे पास नया हैश जरूर आ गया है। अब वो क्या करेगा, फिर से चेक करेगा, फिर से स्टार्ट करेगा माइनर और ये स्टार्ट, बूम। फिर अभी लेस देन 1 सेकंड उसने सारे नॉन्स एग्जॉस्ट कर दिए, टाइम चैनल भी चेंज नहीं, मगर अभी भी उसको रिजल्ट नहीं मिला। अब वो क्या करेगा, आई थिंक अब थोड़ा समझ आई होगा, वो क्या करेगा, सबसे छोटी वैल्यू देखेगा जो कि 0.02, वो उसको रिप्लेस करेगा इसमें जो सबसे 0.02 से जस्ट छोटी वैल्यू है जो कि 0.01, और ये देखिए सॉरी यहाँ से 0.08 चला गया, 1 मिनट
ओके सॉरी, वो मेरी मिस्टेक थी, सॉरी प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, मैं 0.0 वापस ले आया हूं, गलती से चला गया था, मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, तो 0.01 यहां से क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, 0.01 यहां आ गया और 0.02 को उसने छोड़ दिया क्योंकि रिजल्ट नहीं मिला। अब फिर से वही चीज स्टार्ट बैक, फिर से 0.01 पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अब वो क्या करेगा, 0.01 को रिप्लेस करेगा 0.008 से क्योंकि 0.01 से छोटा है, और फिर से वही प्रोसेस रिपीट एंड बैंग। ओके, बट अभी रीमाइनर रिजल्ट नहीं मिला, दैट्स स्ट्रेंज। अब क्या करेगा माइनर, अब मैं यहां पे कंसीडर करूंगा उसका ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। तो ट्रांजैक्शन खत्म हो गया तो वो ट्रांजैक्शन तो वापस ला नहीं सकता, रीजन बीइंग कि ट्रांजैक्शन तो है नहीं यहाँ पे, राइट। तो ट्रांजैक्शन नहीं है तो ट्रांजैक्शन ला नहीं सकता और ब्लॉक नंबर चेंज होगा नहीं, नॉन यूज हो चुके हैं, टाइम स्टैम्प अभी चेंज होगा नहीं होगा। आते हैं इस पे, ट्रांजैक्शन चेंज नहीं हो सकती, बची नहीं है, प्रीवियस हैश चेंज हो नहीं सकता और हैश पे हमें रिजल्ट मिला नहीं जो पहले से प्रोड्यूस था। अब बात करते हैं टाइम स्टैम्प की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लॉक ने 1 सेकंड कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। अपने क्लॉक ने 1 सेकंड कंप्लीट कर लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगा और हमारा टाइम स्टैम्प चेंज होगा तो हमारा हैश चेंज हो जाएगा और जिसकी वजह से नॉइस को हम फिर से यूज कर पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि माइनर ने सबसे छोटी वैल्यू पे आ गया था, राइट, बट अब वो क्या कर सकता है, वापस से 0.04 को ले लेगा और 0.08 को वापस भेज देगा। रीजन भी क्योंकि हमारा जो हैश है किसकी वजह से चेंज हुआ, हमारा हैश चेंज हुआ टाइम स्टैम्प की वजह से, राइट। अगर वो हमारा हैश टाइम स्टैम्प की वजह से चेंज हुआ है तो अब क्या होगा, अब उसके पास एक ऐसा हैश आ गया है जो कि जिसपे वो क्या कर सकता है, 0.04 को फिर से चेक कर सकता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी मैंने क्या किया। और फिर से अब वो क्या करेगा, फिर से टाइम स्टैम्प पे चेक कर सकता है। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया। फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा जो अभी तक हुआ है, यहाँ पे क्लॉक फिर से आ गई है स्टार्टिंग पे, फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा। ओके ओके, अगर आपको कभी कंफ्यूजन है तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, सिंपल प्रोसेस। फिर मैं जल्दी आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टेंट निकाला कि उसने कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऐड किया, उसने क्या किया, इसको यहाँ पे डाल दिया क्योंकि अब यहाँ पे उसके आगे तो उन्होंने कहा कि नॉन्स को जनरेट करना, उसने नॉन्स की रेंज को देखा जाए तो 0 से 4 बिलियन की थी। अब क्या करेगा माइनर, अब वो करेगा अपना माइनिंग प्रोसेस स्टार्ट, उसने स्टार्ट किया, उसने सारे नॉन्स एग्जॉस्ट कर दिए, बट इस ट्रांजैक्शन में उसको रिजल्ट नहीं मिला। तो अब वो क्या करेगा, वो दूसरा ट्रांजैक्शन यहाँ से पिकअप करेगा जो कि 0.0 जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इसमें से, उसमें से उससे छोटा जो होगा 0.04 सबसे छोटी वैल्यू, इससे जस्ट छोटा नंबर क्या है 0.02 है मैक्सिमम, वो 0.02 लेता है। अभी भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला, फिर से वही प्रोसेस करता है, फिर से वही प्रोसेस करता है, फिर से वही प्रोसेस करता है, अभी तक हमारा पूरा 1 सेकंड नहीं हुआ, राइट। फिर से वही प्रोसेस, अभी रिजल्ट नहीं, बट अब हमारा 1 सेकंड कंप्लीट भी हो चुका है, प्लस हमारे पास ट्रांजैक्शन भी नहीं है। अब हमारा वैसे ही टाइम स्टैम्प क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो टाइम स्टैम्प क्योंकि चेंज हो गया तो वो क्या कर सकता है, वापस से 0.04 की वैल्यू को रख सकता है क्योंकि अब 9 रखने मतलब ये टाइम स्टैम्प चेंज होने से हैश जो मिलने वाला है शुरुआती हैश से काफी डिफरेंट होगा, राइट, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ एलना है। अब वो क्या कर सकता है, नॉट्स को रीयूज कर सकता है। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अगर आपको तब भी इसमें कोई समझ में दिक्कत आई तो प्लीज कमेंट करके आप मुझे क्लियर कर लीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर जरूर से करूंगा। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत छोटी सी वैल्यू रखी है, राइट। ये बस मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारा वहां पे खत्म हो गया, मतलब वो 1 सेकंड वाला जो आंसर था वो यही था कि मेमपूल के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। आंसर सिर्फ उतना ही था कि मेमपूल के थ्रू क्या कर पा रहे हैं, अपने ट्रांजैक्शन को चेंज करके माइनर अपने नॉन्स को बार-बार यूज कर पा रहा है और इसीलिए वो आराम से नए-नए ट्रांजैक्शंस को मतलब नए-नए नॉन्स को प्रोड्यूस सॉरी नए-नए हैशेस को जनरेट कर पा रहा है, इसलिए वो नॉन्स को बार-बार रीयूज कर पा रहा है। ओके, ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना अच्छे तरीके से सतोशी नाकामोटो ने सोचा था, कितना बड़ा विजन था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना बड़ा विजन है सतोशी नाकामोटो की, उन्होंने इतनी दूर तक चीजें सोच ली थी कि क्या-क्या हो सकता क्या ये सब कुछ सतोशी नाकामोटो ने सोच लिया था और या फिर ब्लॉकचेन बनाने के टाइम? आई रियली नीड टू रीड दैट वाइट पेपर। आई डाउट ही हैज रेड दिस वाइट पेपर और नॉट। है और कितने ब्यूटीफुल तरीके से इस प्रोटोकॉल को बिटकॉइन बनाया। ये चीज मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। अब दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये एज अ क्वेश्चन समझ लीजिए या फिर एडवाइस समझ लीजिए कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन ऐसा रखते हैं लाइक 0.008 जैसा, मैं बहुत छोटा ट्रांजैक्शन, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रांजैक्शन कभी माइनस नहीं हो। अभी तो जैसे कि इस केस में हो गया कि यहाँ पे कम ट्रांजैक्शन है, अगर आपका जैसे थाउजेंड ऑफ ट्रांजैक्शन है मेमपूल में, तो अगर आपकी फीस बहुत कम है तो डेफिनेटली कोई भी माइनर इतनी कम फीस के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा। तो इसीलिए इतनी अमाउंट की फीस होनी चाहिए कंसिडरेबल कि माइनर्स आपकी फीस मतलब आपके ट्रांजैक्शन को वो करें, मतलब ट्रांजैक्शन को वैलिड कर पाएं, कंफर्म कर पाएं। अदरवाइज क्या होगा, कुछ 72 आवर्स बाद आपका ये ट्रांजैक्शन यहाँ से मूव कर दिया जाएगा और आपका कोई भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो नहीं पाएगा। ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 0.08 हो सकता है, वैल्यू 0.008 है, इससे छोटी वैल्यू भी हो सकती है, मैं कुछ भी हो सकती है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिए और मैं बोलूँ हम आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जरूर था समझना और आपको शायद समझ में आ भी होगा, नहीं समझ प्लीज इसको एक बार रिवॉच करिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और आइए शुरू करते हैं हाउ मेमपूल वर्क्स बिहाइंड द सीन्स। तो हाउ मेमपूल वर्क्स बिहाइंड द सीन्स, किस तरह से हमारे मेमपूल वर्क करते हैं बिहाइंड द सीन्स। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से एक मेमपूल एक एरिया Okay, we are done with 3 hours of this tutorial. If we run at this speed, we would need 1.5 hour more, and we do have time comes free, right? Yeah, you trade your like you are closer to death every minute that passes, but yeah, you're trading your time against you're buying death with time. What we still have, we will spend 1.5 hours to complete this tutorial. Probably get back to the book, or we might watch more videos to know about proof of stake. Or there is another channel that I've identified who may whose videos I do like. If he has something like a 6 hour video, I would watch that too. Then get back to the book. What I plan to do is treat the book as a syllabus. Refer to that book on what we should be reading, and then come to places like YouTube. I mean, these content creators, I'm really grateful to them. They have worked their ass off to make such presentations. 6 hours of videos. Think about it. It might have taken him six to make 6 hours, probably 60 hours. For every hour, 10 hour probably was spent just to do research, make those slides,
Add audio. Hmm. So we would be watching their content. Why not? Books are not everything, but probably if we find a better book, we would be reading it. This one is 4 years back, and I did not find good reviews in Amazon about this book. People say that yeah, it is a little outdated. But since we have started with that book, I thought maybe complete it. But now I have the second thoughts. I always welcome myself to have second thoughts. Good night. Thank you. And that's it for today. Thank you and have a nice day.